अब 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। इसका क्या मतलब है भाई? रूढ़िवाद क्या है? उदारवाद का ठीक उल्टा। लिबरलिज्म नहीं चाहिए, एकदम वही पुराना सिस्टम, वही भेदभाव वाला सिस्टम, है ना? उसी की बात। अब 1815 के बाद ऐसा हुआ क्या भैया? वाटरलू के अंदर 1815 में नेपोलियन की हार हो गई। हाँ, नेपोलियन को मिलकर हरा दिया। किसने? ब्रिटेन, रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर क्या किया? नेपोलियन को हरा दिया। हराने के बाद क्या किया भैया? नेपोलियन की हाथ के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद का समर्थन करती थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापना पारंपरिक समस्याएं जैसे राजतंत्र, चर्च, वही जो पुराना सिस्टम था, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति तथा परिवार में बनाए रखना चाहिए। उनको लगता था कि जो पुराना सिस्टम है, जो राजतंत्र है, वो जो पादरियों का सिस्टम है, जो ऊंच नीच का सिस्टम है, वही रहना चाहिए। जो नेपोलियन ने आगे क्या किया था? बदल दिया। ठीक है। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे। फिर भी जो रूढ़िवादी लोग थे, फिर भी वो कहते थे चलो जो चेंज हो गए, उसमें कुछ चेंजेस वापस ले आओ, लेकिन सारे मत लेकर आओ। लेकिन ऐसों की भी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। नेपोलियन द्वारा आरंभ किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी परंपराएं संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए योग्य था। इसका मतलब वो लोग भी मानते थे कि जो कि नेपोलियन ने चीज़ें चेंज की थी, वो आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छे काम थे। लेकिन भैया सबकी कहाँ सुनी जाती है? ठीक है, देखो भाई, वह राज्य को ताकत से ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बना सकता था। आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के लिए निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। अब भैया ये सब सिस्टम अगर रूढ़िवादी वापस आ रहे थे और आ गए थे, तो यही सब सिस्टम वापस आने वाला था फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर। वही पुराने सिस्टम लागू होने वाले थे। लेकिन लोग जानते थे कि आगे बढ़ना है, समाज में कल्याण करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो नेपोलियन द्वारा लाए गए चेंजेस अच्छे चेंजेस हैं। सभी नहीं तो बहुत कुछ काफ़ी अच्छे चेंजेस थे। आगे देखो, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया तथा ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने, जिन्होंने मिलकर किसको? नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इसका मतलब क्या हुआ भाई? एक मिनट, अब क्या हुआ भाई? नेपोलियन को हरा तो दिया सबने मिलकर। अब नेपोलियन ने जो इतना बड़ा राज्य एक कर रखा था, इतने सारी जगह पर जो उसने कब्जा कर एक सिस्टम बनाया हुआ था, वहाँ पर क्या करना था? अब उसका बंदर बांट होना था। बंदर बांट का क्या मतलब था भैया? जो जो जीते हैं वो अब बांटेंगे चीज़ों को, तो बंदर बांट हुआ। अब बंदर बांट कहाँ पर हुआ जी? वियना में। कहाँ हुआ? वियना में। अभी वियना एक नाम की जगह थी जहाँ पर ये सारे लोग मिले, जो जो जीते थे, यूरोप की शक्तियाँ जीती थी, वो सब वहाँ पर मिले और उन्होंने केक की तरह यूरोप की चीज़ों को बांटना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने इस सम्मेलन मतलब कांग्रेस का मतलब ही होता है संगठन, मिलना, है ना? ठीक है, की मेजबानी की। किसने? ड्यूक मैटरनिक ने क्या किया? वियना के अंदर उनका स्वागत किया, इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाया। मेजबानी का मतलब यही होता है। ठीक है, इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, तो वहाँ पर क्या बना? क्या संधि बनी? ट्रीटी ऑफ वियना, वेरी इंपॉर्टेंट। वियना की संधि कब हुई? नेपोलियन के मरने के बाद वियना में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसका उद्देश्य उन सभी परिवर्तनों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन ने लागू किए थे। तो नेपोलियन जो चेंज लाया, उन सब चेंजों को क्या करना था? दोबारा से वापस ख़त्म करना था, वापस लेके आना था। जैसे कि आज की कांग्रेस सरकार जो कि इंडिया गठबंधन में, वो क्या कह रही है? अगर हम वापस आएंगे तो बीजेपी द्वारा लाए गए चेंजेस को हम ख़त्म करेंगे। जैसे 370 जो हटाया गया है कश्मीर में, उसे भी क्या करेंगे? हटाएंगे। मतलब मौजूदा सरकार अगर चली जाए और वो अगर सत्ता में आ जाए तो पुरानी चीज़ों को दोबारा से लागू करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर भी वही हुआ। नेपोलियन के जाने के बाद जिन लोगों ने उनको हराया, नेपोलियन को हराया, तो नेपोलियन की नीतियों को भी उन्होंने हटाने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे नेपोलियन का नाम आगे बढ़े। ये जानते हुए भी कि नेपोलियन की काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक थी, है ना? सारी चीज़ें तो नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बर्बन फैमिली। अब भैया बर्बन फैमिली, लुई 16 जिसको हटा दिया गया, उसको दोबारा से बेटा वंश के अंदर लाया गया, फ्रांस की सत्ता में दोबारा से बिठा दिया गया।
ठीक है। फ्रांस के वो इलाके जो कि नेपोलियन के अधीन किए गए थे वो भी दोबारा वापस उनको दे दिया गया। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य स्थापित किए गए थे जिससे कि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। इसका क्या मतलब है, फ्रांस की किए गए, क्यों भाई, फ्रांस की बॉर्डर पे ऐसे राज्य बना दिए गए कि फ्रांस अगर आगे जाकर ये सोचे कि इसे बढ़ा लें, युद्ध करके आगे इसको बढ़ा लें, तो उसकी संभावना को भी ख़त्म कर दिया गया। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, नीदरलैंड नाम का राज्य बनाया गया, ठीक है, नेदरलैंड्स बोलते हैं जिसको से, जिसमें बेल्जियम सम्मिलित था, बेल्जियम सम्मिलित था। तो ये वियना की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 10th के संदर्भ से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, एसएससी आगे जाके इन सब चीज़ों में भी बहुत पूछी जाती है, ठीक है। देखो भाई, तथा दक्षिण में पिड मॉडल ने जैसे जेनोवा, अब जेनोवा को जोड़ दिया। प्रशा में उनकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, प्रशिया को कई इलाके नए नए दिए गए, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। इटली क्या था भैया, भागों में बटा हुआ था, उसके अंदर भी क्या मिला, ऑस्ट्रिया को मिला उत्तरी इटली का नियंत्रण मिल गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों की क्या की थी, एक संघ बनाया था कि ताकि व्यापारियों को मुश्किल कम हो, है ना, एक ही करेंसी चले, कम से कम टोल नाके हो, ये सब चीज़ें बनाई थी। तो इसको ख़त्म नहीं किया गया क्योंकि भैया ये कहीं ना कहीं सच में ऐसी चीज़ थी जिससे व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा था, तो इसको नहीं भंग किया गया, ठीक है। 1815 में स्थापित रूढ़िवाद शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। तो भैया कैसी थी वो, निरंकुश। निरंकुश का क्या मतलब होता है, जिनके ऊपर कोई भी रोक टोक ना हो। अब जिनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी तो भैया अच्छा काम करेंगे, बेकार काम करेंगे, बेकार ही करेंगे ना, वो तो अपनी मनमानी चला रहे थे, ठीक है। वो आलोचना और असहमति सहन नहीं कर सकता था, मतलब कोई उनके बारे में बोले उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो क्या करते थे, ऐसी सारी गतिविधियों को दबा देते थे। क्या करते थे, अधिकतर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि भैया जो हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा उसे सेंसर कर देंगे, उसे छुपा देंगे, दबा देंगे, ख़त्म कर देंगे, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों तथा गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण रखना था। मतलब कैसी बातों को कंट्रोल करना था कि चाहे अखबार हो, किताब हो, कि भैया जिसके अंदर उनके खिलाफ कुछ बोला जाए, या फ्रांस के अंदर क्रांति या स्वतंत्रता के बारे में कोई बात की जाए, क्योंकि राजतंत्र तो नहीं चाहेगा, राजा तो नहीं चाहेगा ना कि ऐसी बात लोगों के दिमाग में आए कि राजा नहीं होना चाहिए, हमारा राज्य होना चाहिए, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ों को वो सेंसर करना चाहते थे। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी तथा उठाए गए नए मुख्य उद्देश्य प्रेस की आज़ादी। अब लोग क्या चाहते थे कि प्रेस की आज़ादी हो। प्रेस मतलब किताब, अखबार, इन सब के अंदर भैया लोग जो चाहें लिख सकें, अपना विचार लिख सकें, लेकिन फ्रांस की उस टाइम की मौजूदा रूढ़िवादी सरकार ये नहीं चाहती थी।